ग्रेगर जॉन मेंडल है, जीजे मेंडल, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने मेन काम जेनेटिक्स में किया है। तो पूरा का पूरा अगर हमें जेनेटिक्स को स्टडी करना है तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो काम जो मेंडल से पहले हुआ, यानी कि प्री मेंडेलियन वर्क, then the Mendel's work that is called as Mendelism, and then the work which is done after the Mendel, post Mendelian। इसमें हमें कुछ जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मेंडल से कुछ अलग हैं, जिनके रिजल्ट्स वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो टोटल जो हमारा हेरिडिटी है कंप्लीट, इस हेरिडिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्री मेंडेलियन वर्क, मेंडेलियन वर्क और मेंडेलिज्म। Then the third one is post Mendelian work. पोस्ट मेंडेलियन वर्क, ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे हेरिडिटी का जो हमारा वर्क है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारा प्री मेंडेलियन वर्क। प्री मेंडेलियन थ्योरीज या अर्ली थ्योरीज भी हम इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं, अर्ली थ्योरीज और प्री मेंडेलियन थ्योरीज। तो जो हमारी प्री मेंडेलियन थ्योरीज हैं, जो मेंडल से पहले का वर्क है, उस टाइम पर एज इट इज कोई क्रोमोसोम्स फाइंड आउट नहीं हुए थे, किसी भी टाइप का हमें गैमीट्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस थी जिनके बेसिस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज दी हैं। एक थ्योरी अपनी जनरल है, इसका डिटेल ये एज इट इज हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है, प्री मेंडेलियन व मेंडल से मिलेगा आपको। तो ये कुछ जनरल थ्योरी है कि उनको स्टडी करके फर्दर मेंडल ने अपना काम कैसे स्टार्ट किया। एक थ्योरी हमारे पास इसमें आती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी, दिस थ्योरी given by Aristotle। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जनरल थ्योरी है कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी में से फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे पास मेल फ्लूइड है, that is the semen, and according to Aristotle, this semen is a pure fluid. This is a completely pure fluid, and the female fluid, that is the menstrual fluid, and this is some, according to him, this is an impure fluid। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमें अरिस्टोटल ने दी कि ड्यूरिंग द कोइटस ये दोनों फ्लूइड्स हमारे मिक्स होते हैं, एंड आफ्टर द मिक्सिंग इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कंडीशन हमारे पास आती है कि जो कंप्लीट मटेरियल है इंडिविजुअल के फॉर्म करने के लिए वो हमें यहाँ सीमेन से मिलता है, और जो रिमेनिंग सपोर्टिंग मटेरियल है, that supporting material that was provided, that is provided by the female। कोई एज इट इज साइंटिफिक बेस हम ये कहें कि गैमेट का फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन है, ऐसे हमारे पास कोई टर्म्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मेल फ्लूइड which is female, it is a pure fluid, it fuses or combines with the female fluid, that is called as the menstrual fluid, which is considered impure। Both the fluids they combine and result in the formation of a new individual। This is according to this theory। Aristotle ने जो हमें ये थ्योरी दी थी, this is the fluid theory। Starting first हमारे पास ये थ्योरी आती है। Another theory is pre-formation
theories. Pre-formation theories. थ्योरीज वर्ड हमने यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी को सपोर्ट किया है. फर्स्ट इसमें एक आता है दैट इज ए वी ल्यूवेनहॉफ. ये पहले भी शायद साइंटिस्ट का नाम आपने पढ़ा होगा, ए वी ल्यूवेनहॉफ. ल्यूवेनहॉफ ने माइक्रोस्कोप फर्स्ट फ्लूइड माइक्रोस्कोप फॉर्म किया था और ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने जो सिंपल सेल्स हैं, फर्स्ट जो सेल है माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई किया था. एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्म को भी आइडेंटिफाई किया. फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द स्पर्म. और स्पर्म के लिए जो उन्होंने टर्म यूज किया था, कॉल्ड दिस स्पर्म एज एनिमल क्यूब्स. एनिमल क्यूब. तो ल्यूवेनहॉफ के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो हमारा एनिमल क्यूब है यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर ऑलरेडी एक प्री फॉर्म इंडिविजुअल प्रेजेंट है. जो हमारी थ्योरी है इसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी. प्री फॉर्म ऑलरेडी फॉर्म इंडिविजुअल. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक जो उन्होंने स्ट्रक्चर लिया कि स्पर्म में हेड प्रेजेंट है और टेल प्रेजेंट है. तो इमेजिन ये हुआ, ये किया कि इन द head of the sperm a complete miniature of the individual is already present. Pre-formed individual sperm में present है और ये जो sperm female body के अंदर enter करता है, the womb that provides a place for the development of that individual. इसलिए term use हुआ है that is your pre-formation theory कि वो जो sperm है, that sperm can alone give rise to the complete new individual with the help of the female. कि फीमेल में सिर्फ प्लेस रिक्वायर्ड है जहां वो इंडिविजुअल हमारा डेवलप करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन द स्पर्म. इसके बाद ल्यूवेनहॉफ ने जब ये थ्योरी दिया प्री फॉर्म्ड थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया. तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कंसीडर किया कि स्पर्म में एक प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल हमारा प्रेजेंट है. बट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द साइंटिस्ट कि जो हमारा एग है या जो ओवम है, उस अंदर हमारे पास प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल प्रेजेंट है. दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एक ओवा कंसिडरेशन का और एक हमारा स्पर्म कंसिडरेशन के लिए. तो उनके अकॉर्डिंगली दो जो थे वो हो गए स्पर्मिस्ट के और ओविस्ट के. स्पर्मिस्ट और एक ग्रुप बन गया ओविस्ट. तो हमने उन्होंने इनके अकॉर्डिंगली दिस ग्रुप के जो हमारे साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू दैट जो स्पर्म है, sperm it has a pre-formed complete individual. A miniature individual is present in the sperm, which is completely developed in the womb of the mother. और जो ovis थे, according to ovis, a complete pre-formed individual is present inside the ova और sperm के help से वो complete individual में हमारा develop. This is the second pre-formation theory. ये जो हमारी theory है वो एक second theory है आपकी है. एक और थ्योरी आई इसमें हमारे पास, जो हम एक और नेक्स्ट थ्योरी जो हम लेकर चलते हैं, that theory is pangenesis theory. Theory of pangenesis. ये जो pangenesis theory है, this theory was given by Charles Darwin.
ये थ्योरी डार्विन ने दी थी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो इंडिविजुअल है देयर इज डार्विन के अकॉर्डिंगली कि स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिसके लिए वर्ड यूज किया पेनजीन, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स called as pengenes, or even the word gemule is also used. ये word आपने पहले भी पढ़ा होगा gemmules. So according to Darwin के small tiny particles से हमारे pengenes जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारे फॉर्म होते हैं, और ये जो pengenes है डिफरेंट पार्ट के अंदर जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं, these via the blood circulation they are transferred up to the reproductive system. बॉडी के अलग ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही ये फॉर्म हो रहे हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंगली पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इनका फॉर्मेशन होता है, थ्रू द ब्लड सिस्टम दे आर ट्रांसफर्ड अप टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देयर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फ्यूजन दैट टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज अ पेनजीन और पेनजेनेसिस थ्योरी. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइनी पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. And from that they are transferred up to the reproductive organs. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहां पर फिर मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. तो ये एक हमारी पेंजिन थ्योरी, लेकिन बाद में भी मोस्ट ऑफ द जितनी भी थ्योरी सारी की सारी हमारी डिस्कार्डेड थ्योरी है. किसी भी थ्योरी का हमारे पास कोई ऐसे एज इट इज साइंटिफिक हमारे पास कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है. ये थ्योरी भी हमारी एक डिस्कार्डेड थ्योरी है. अगर हम इस चीज सारी की सारी जो आपने थ्योरी की है इनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये थ्योरीज क्या कहते हैं, देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, कि मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं उनका मिक्सचर है, वो मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. जो भी जनरल में हमने जितनी भी कुछ कॉमन जो थ्योरीज हमने की है वो, तो ये जो हमारी थ्योरीज हैं जो हम प्री मेंडेलियन वर्क जो हम लेकर चलते हैं, इन थ्योरीज को हम थ्योरीज ऑफ ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी टर्म कई बार यूज हो जाता है आपके लिए. ऑल दीज थ्योरीज दे आर आल्सो कॉल्ड एज theories of blended inheritance. इसमें आपने की है theories of blended inheritance, blending inheritance, theories of blending inheritance. ब्लैंडिंग है, मिक्सचर है, ऐसा नहीं है थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, उसके हिसाब से सारा का सारा मिक्सचर है, और मिक्सचर के बाद वो कैरेक्टर हमारे पास अपीयर होंगे. This is about the pre-Mendelian work कि मेंडल से पहले जो लोगों ने काम किया है, क्योंकि मेंडल से पहले जितना भी वर्क है मेंडल के टाइम तक भी हमारे पास कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं था, कोई गैमिट का आइडेंटिफिकेशन नहीं था, हमें जीन के बारे में नहीं पता था, हमें क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था, कोई माइटोसिस मियोसिस, देयर इज नथिंग. उसके बाद हमारे पास सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो इस टाइम तक भी कोई चीज हमें नहीं होती. तो सारी डिस्कार्डेड थ्योरी है. इसके बाद जो चलते हैं जो जीन्स है इंडिविजुअल के या क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स है, दे आर द फिजिकल बेसिस. और अगर हम केमिकल बेस लेकर चलते हैं कैरेक्टर के ट्रांसफर का, हेरिडेंस का, इनहेरिडिटी का, देन इन दैट केस जो हमारा डीएनए मटेरियल है, डीएनए का सेगमेंट है थ्रू की जीन, तो डीएनए इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. वो एक केमिकल फैक्टर हो जाएगा हमारा. अगर केमिकल पूछते हैं देन इट इज डीएनए जो कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पांसिबल है. और अगर हम फिजिकल बेस लेके चलते हैं देन दैट इज योर द क्रोमोसोम, या फिर अगर हमारे पास जीन आता है ऑप्शन में तो दैट इट इज द जीन जो हम इस ट्रांसफर के लिए कैरेक्टर के रिस्पांसिबिलिटी लेके चलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, दैट इज द प्री मेंडेलियन वर्क. नाउ सेकंड थिंग इज द मेंडेलियन वर्क, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेनली हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है, मेंडलिज्म और मेंडेलियन वर्क.
मेंडेलिज्म। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है इसमें दैट इज मेंडेलिज्म। तो मेंडेलिज्म में जो भी हमें करना है दैट इज मेंडल स्वार्थ। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारे पास आता है इट इज अबाउट द मेंडल कि मेंडल था कौन, उसकी हिस्ट्री क्या है। फ्यू लाइंस अबाउट द मेंडल। मेंडल का जो फुल नेम है, पूरा नाम है, इट इज योर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल। 1822 to 1884, 22 में बर्थ एंड 84 इज द डेथ। मैंडल का जो टोटल टाइम पीरियड है। लाइफ का थोड़ा सा अगर हम लेके चलते हैं मेंडल की रिगार्डिंग, तो इसका जो बर्थ है दैट बर्थ वाज इन ए पुअर फैमिली, इन अ पीजेंट फैमिली। ऑस्ट्रिया में हुआ था बर्थ, और ऑस्ट्रेलिया इट इज इन ऑस्ट्रिया। पुअर पीजेंट फैमिली में हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द अर्ली एज Mandel he became monk. 43 में, in 1843 he became a monk, और वही मॉनेस्ट्री में ही फर्दर इन्होंने अपना काम किया है। वही इन्होंने फिर टीचिंग की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गई, और फिर वहाँ से रिटर्न बैक होकर के वापस ऑस्ट्रिया में ही आकर इन्होंने मॉनेस्ट्री में अपना काम किया। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो ये है मेंडल, ही वाज बेसिकली ए मैथमेटिशियन, और साथ में फिजिक्स और मैथ्स दो सब्जेक्ट का था। उसके साथ फिर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्ट था, प्लांट्स में इंटरेस्ट था, तो उस इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने पी प्लांट पर काम करना शुरू किया। जो टोटल एक्सपेरिमेंटल वर्क है मैंडल का, जितना भी काम है, दैट टोटल वर्क इज ऑन अ पी प्लांट। He did his complete work on pea plant, Pisum sativum। साइंटिफिक नेम अगर हम इसका लेते हैं, Pisum sativum। और टोटल जो उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए पाइसम के ऊपर, जो टोटल एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड था, experiments were conducted from 1856 to 1865। Total experimental work performed between 1856 to 1865। टोटल कंप्लीट 10 इयर्स उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कंडक्ट किया ऑन दिस पी प्लांट। ये जो एक्चुअल में पाइसम सताइवम है, दिस इज द गार्डन पी। ये हमारा जो हम खाते हैं एडिबल वाला वो नहीं है, ये कॉमन नेम, दिस इज द गार्डन पी। उसके ऊपर टोटल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको जो सारा का सारा रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, दैट रिजल्ट वाज पब्लिश्ड बाय हिम इन 1866। पब्लिश्ड his results in 1866 in a local paper। जो हम पब्लिकेशंस करते हैं, उन पब्लिकेशंस के लिए हमारे पास कुछ सोसाइटीज अवेलेबल हैं जो एनुअल प्रोसीडिंग्स निकालते हैं। तो उन प्रोसीडिंग्स में अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ द पेपर्स हमें पब्लिश कराने होते हैं। तो मेंडल ने भी जो पेपर पब्लिश कराया वो 1866 में कराया, लेकिन जो पेपर था वो एक लोकल था, उसकी जो पब्लिकेशन एरिया था वो कम था हमारा। तो वो पब्लिकेशन जिसमें किया उन्होंने दैट इज एनुअल प्रोसीडिंग्स।
ये पेपर का नाम है जिसमें उन्होंने अपना पब्लिकेशन दिया, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड। ये पूरा का पूरा हमारा उस पब्लिकेशन जिस पेपर में उन्होंने दिया, जिसके अंदर पब्लिकेशन हुआ, ये उसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड। ये लोकल पेपर था, लेकिन पब्लिकेशन, हालांकि मैंडल ने जो काम किया वो एक बाद में उसका रिकॉग्निशन हुआ है। जिस टाइम मैंडल ने अपना काम किया उस टाइम उनके वर्क को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। देयर आर सम रीजंस कि जो मैंडल ने इतना अच्छा काम किया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अब हम इस टाइम पर मैंडल को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो चाहे प्लांट के एक्सपेरिमेंट हैं, चाहे हमारे एनिमल्स के एक्सपेरिमेंट हैं, जेनेटिक्स में हम किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारे बेसिक लॉज हैं वो बेसिक लॉज वो मैंडल के भी दिए हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन जिस टाइम उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, अपने रिजल्ट्स पब्लिश कराए, उस टाइम पर किसी ने भी उनके रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया। देयर आर सम रीजंस कि मैंडल का वर्क जो था वो क्यों रिकमेंड नहीं हुआ। Reasons for this reasons। पहला का जो रीजन था, उसका जो काम था, मैंडल ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेसिकली ही वाज अ मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स का था। तो मैंडल ने फर्स्ट टाइम साइंस में मींस बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट टाइम ही यूज द मैथमेटिक्स। मैंडल से पहले के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से कभी भी किसी साइंटिस्ट ने बाद में बायो के अंदर मैथ्स को यूज नहीं किया था। मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहली रीजन तो यही हुआ कि जो मैंडल का काम था, दिस वर्क इज अहेड ऑफ द टाइम, बहुत आगे का था। उस टाइम पर इस चीज के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई चीज ह्यूमन बॉडी के अंदर कैरी आउट भी हो सकती है, कि कैरेक्टर सेपरेट आउट हो सकते हैं, कोई नया चीज आपस में फ्यूज करके समथिंग न्यू इज प्रोड्यूस। तो हिज वर्क इज अहेड ऑफ टाइम। एंड द सेकंड थिंग, यूज ऑफ द मैथ्स, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स उन्होंने यूज किया, वो उस टाइम कोई इस चीज को सोच ही नहीं सकता था। जो उनकी मैथमेटिकल अप्रोच थी, वो मैथमेटिकल अप्रोच। एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस टाइम पर मेंडल का वर्क आया उस टाइम पर जो मेन साइंटिस्ट बायो में थे वो थे चार्ल्स डार्विन। और उसी टाइम पर हमारी थ्योरी आई थी इवोल्यूशन की थ्योरी। तो जो चार्ल्स डार्विन और मेंडल, एक नया साइंटिस्ट और एक बहुत पुराना रिनाउंड साइंटिस्ट, दो चीजें इकट्ठी एक टाइम पर आई, तो जो मेन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी इवोल्यूशन की, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई। और इनका जो वर्क था वो इनका वर्क कहीं पर भी रिकॉग्निशन में नहीं आया। दिस इज द थर्ड रीजन कि जो मेंडल था, कि जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के माइंड्स दे आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड बाय द वर्क ऑफ द डार्विन। माइंड्स ऑफ scientists were preoccupied by work of Darwin। और चौथी चीज ये हो गई, अभी मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो अपना वर्क पब्लिश किया था, वो उनका पब्लिकेशन एक लोकल पेपर में था। किसी नेशनल पेपर में रिकॉग्निशन, नेशनल पेपर अगर आप लेंगे या इंटरनेशनल पेपर अगर आप लेंगे, तो उसमें जो सर्कुलेशन एरिया है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, काफी लोगों तक वो चीज़ आपकी ट्रांसफर होकर जाती है।
लेकिन अगर एरिया हमारे पास कम है, एक लोकल एरिया, तो कुछ ही लोगों ने उस चीज़ को बड़ा रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो जो मेंडल का वर्क था उसका पब्लिकेशन एरिया इन ए लोकल पेपर पब्लिकेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका वर्क अपने टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। और 1884 में बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर, मेंडल की डेथ हो गई विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। मेंडल की डेथ तक भी किसी को ये नहीं पता था मेंडल ने क्या चीज़ दी है, कौन से रूल्स दिए हैं, क्या आइडेंटिफाई किया है, एंड इन फ्यूचर वो चीज़ हमारी कहाँ पर यूज हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि मेंडल का वर्क इतना अच्छा होने के बाद भी अपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ। मैथमेटिकल अप्रोच, डार्विन का वर्क और लोकल पेपर पब्लिकेशन, दीज आर द मेन रीजंस। फिर 1900 में, in 1900 three different scientists from three different countries, they rediscover the work of Mendel. Rediscover the work of Mendel. वो तीनों साइंटिस्ट कौन थे हमारे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया? ह्यूगो डी वेरिस ऑफ नीदरलैंड, कार्ल कॉन्स ऑफ जर्मनी, and the third one is E. V. Tezelmark, Austria. E. V. Tezelmark of Austria. उनकी अपनी कंट्री का था ये साइंटिस्ट। तो ये तीन अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने मेडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, और these three scientists they dedicated the complete work to the medal। और इन्हीं की रीडिस्कवरी के बाद मेंडल के वर्क का पता चला, एंड आफ्टर दैट ही वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कि बाकी साइंटिस्ट ने एनिमल्स पे भी इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया, उनके लॉज को फॉलो अप किया, तो ये भी पता चला कि प्लांट्स में तो ये रूल्स हमारे अप्लाई होते होते हैं, इसके साथ साथ अगर हम एनिमल्स को लेके चलते हैं तो एनिमल्स में भी हम उन्हीं रूल्स को फिर से, सेम रूल्स को हम एनिमल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1900 में रीडिस्कवर किया, और 1901 में ह्यूगो डी वेरिस ने मेंडल के वर्क को फिर रीपब्लिश कराया। इन 1901 मेंडल्स वर्क was republished। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट के नाम आपको याद करना पड़ेंगे, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने पीछे जो लिखा था एक ईयर 1866 और 1865 टू 1865, ये कुछ डेट्स जो मैंने लिखी हैं, ये सिर्फ वही इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं जो आपको याद करनी है। जिस पब्लिकेशन में हुआ उसका नाम भी याद करना पड़ेगा, और ये तीनों साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। कंट्री के नाम याद होते हैं तो अच्छी बात है, हो जाए, तो अगर नहीं याद होते हैं तो आप इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद कर सकते हैं। एरिक वॉन, अगर इसका पूरा नाम आपको लिखना है, इसका आप पूरा नाम लिख सकते हैं। दिस इज एरिक वॉन, ई बी टेजर मार्क, ई एस एच। So this is about the मेंडल, कि मेंडल कौन था, कहाँ व्यक्ति काम किया उन्होंने, और उन्होंने किस टाइप से उनका पब्लिकेशन है।
अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें अब जो मेन सारा का सारा करना है वो मेंटल का वर्क करना है। तो फर्स्ट इसमें जो बात आती है वो है हमारा अबाउट द प्लांट, कि मेंडल ने जो प्लांट यूज़ किया था पी प्लांट, उस पी प्लांट को भी उन्होंने क्यों यूज़ किया और कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जिन कैरेक्टर्स के ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट, अभी मैंने आपको नाम बताया इट इज स्पाइसम सताइमा। स्पाइसम सताइमा, ठीक है। तो अब इससे पहली बात आती है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट ये लिया, इस एक्सपेरिमेंटल प्लांट को लेने का कोई रीजन, क्यों उन्होंने सिर्फ एक किसी प्लांट को यूज किया, बाकी किसी प्लांट को भी तो वो यूज कर सकते थे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि व्हाई मेंडल यूज दिस पी एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हमारा पी प्लांट है, दिस पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि विद इन अ ईयर, 1 ईयर के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब किसी इंडिविजुअल को अगर हम ऐसे लेते हैं जिसके मेनी ईयर्स की लाइफ साइकिल है, ह्यूमन बीइंग को अगर आप लोगे तो ह्यूमन बीइंग में तो अपनी लाइफ में हमें रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी लंबी इंडिविजुअल की लाइफ है, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर कितनी जनरेशन आएंगी। तो प्रैक्टिकल के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज करते हैं जिसकी कई जनरेशन हम थोड़े टाइम पीरियड में भी स्टडी कर सकते हैं। तो एनुअल प्लांट है, आपने किया तो एनुअल प्लांट शॉर्ट लाइफ साइकिल है, सो विद इन अ ईयर हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाएंगे, वी कैन हैव द रिजल्ट विद इन अ ईयर। एक रीजन तो हमारे पास ये हो गया इसका। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा पी प्लांट है, दिस पी प्लांट, दिस इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड ये प्लांट है हमारा। अब इसमें दोनों कंडीशंस हमारे लिए पॉसिबल है। अगर हम चाहें तो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी आप कैरी आउट करा सकते हो, और इफ वी वांट टू डू द क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो पॉसिबल, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है कि अभी लास्ट पीछे चैप्टर में हमने किया था इमैस्कुलेशन, आउटब्रीडिंग प्रोसेस, जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, उसमें हमने किया था कि अगर हमें कहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए पहले आप उसको इमैस्कुलेट कर दो, इमैस्कुलेट करके बैगिंग कर दो, और जो आपका रिक्वायर्ड कॉलन है जिससे आपको फर्टिलाइजेशन कैरी आउट करना है, तो वहाँ आप प्रोसेस कैरी आउट करा के क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने प्योर लाइन्स ऑब्टेन किए, और उसके बाद उन्होंने ये इमैस्कुलेट करके क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कैरी आउट कराया कि अगर बेटर रिजल्ट्स हमें लेने, कैरेक्टर्स को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो किस तरह से हम कैरेक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही कंडीशंस यहाँ हम इस प्लांट में कैरी आउट करते हैं। ठीक है,
ये सेकंड हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि बाइसेक्सुअल प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन आल्सो बी डन by emasculation and webbing. तीसरी चीज क्या है कि पी प्लांट के अंदर जो हमारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, आपने पॉट देखा है पी प्लांट का, एक पॉट के अंदर हमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, 3 भी है, 4 भी है, इवन कुछ सीड्स के कुछ पॉट्स के अंदर हमें 10 तक का भी नंबर मिल जाता है, 8 या 10 नंबर। तो जो नंबर ऑफ सीड्स इन ए पॉट आर मैनी, तो करेक्ट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। आपके पास 10 सीड आए तो आपके पास 10 प्लांट आप जनरेट करा सकते हो, और 10 प्लांट के अंदर आपके पास कौन से कैरेक्टर्स का वेरिएशन आ रहा है पेरेंट प्लांट से, आप उसको कंपेयर करके अपने रिजल्ट को कंपाइल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सीड्स इन ए पॉट many that help in drawing correct conclusion. फोर्थ थिंग है पी प्लांट जो उन्होंने यूज किया, फोर्थ कंडीशन इज दैट कि जो पी प्लांट है हमारा कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा प्लांट नहीं है, सिंपल प्लांट है, उसके लिए हमें कोई स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली उस प्लांट को हैंडल करना हमारे लिए बहुत इजी है। एक नॉर्मल सा आपके पास अगर आपका एरिया है प्लांटिंग एरिया, तो उस स्मॉल प्लांटिंग एरिया में भी विद सिंपल रिक्वायरमेंट्स आप प्लांट को इजीली ग्रो करा सकते हैं। तो हैंडलिंग ऑफ द प्लांट इज वेरी इजी। Handling of plant is very easy. अब एक चीज आगे हमने कहा कि ये हमारा एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, तो मेंडल ने मोस्टली जो अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे के सारे प्योर प्लांट पर किए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो हम पेरेंट प्लांट लेके चलते हैं, दैट पेरेंट प्लांट इज अ प्योर प्लांट। प्योर प्लांट मीन्स टू से कि अगर हम प्लांट की सेल्फिंग करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप उस प्लांट में कराएंगे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, तो रिजल्ट में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली बिल्कुल पेरेंट जैसे ही कैरेक्टर वाला मिलेगा, उसमें कहीं कोई हमें चेंज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स द प्योर प्लांट। तो जो मेंडल है, मेंडल ने जितने भी प्रैक्टिकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके लिए प्योर लाइन प्लांट्स यूज किए हैं। मेंडल यूज प्योर लाइन्स, Mendel used pure lines for his experiments. Pure lines for his experiments. That is on selfing, on selfing, the offsprings obtained, the offsprings obtained are similar in character, are similar in character to their parents, to their parents. और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है पी प्लांट का, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे। जो पी प्लांट है, पी प्लांट में देयर आर वेरी कंट्रास्टिंग इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो मेंडल ने यहाँ पर देखे इस प्लांट में, और उनमें से उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यूज किए अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि दिस पी प्लांट इट हैज मेनी
different and many different, contrasting and easily observable characters. और इसमें मैंडल ने यूज किया, मैंडल यूज 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स मैंडल ने यूज किए, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में जो मैंडल ने यूज किया। अभी 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम नाम लिख लेते हैं कि व्हाट आर द 7 कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मैंडल। Character, dominant trait, and recessive trait। ये तो कैरेक्टर है, ये उसका दो हमने फॉर्म्स की थी, एलील टर्म हमने कल किया था, तो वो दो कौन कौन से एलील्स हैं उस एक वन सिंगल कैरेक्टर के। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारे पास दैट इज योर सीड शेप। राउंड एंड wrinkled, इसको कैपिटल आर और उसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इज सीड कलर, सीड कलर येलो, ग्रीन, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। थर्ड कैरेक्टर इज फ्लावर कलर, violet एंड वाइट, और समटाइम्स आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कलर्ड एंड वाइट। तो अगर कलर्ड एंड वाइट हम लिखते हैं तो हम कैपिटल सी और स्मॉल सी यूज कर लेते हैं। वॉयलेट अगर आपके पास आता है तो आप कैपिटल बी और स्मॉल बी उसके लिए यूज कर सकते हैं। Then the fourth character is pod shape। फुल भी लिख सकते हैं और इन्फ्लेटेड वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड, कैपिटल आई एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर। नेक्स्ट इज पॉड कलर। जो पॉड कलर है इट इज ग्रीन एंड येलो, इसका अपोजिट है ग्रीन, कैपिटल जी, एंड दिस इज येलो, स्मॉल जी। फ्लावर पोजिशन, sixth is flower position, axial, capital A और terminal,
small k. And the last is stem height, tall and broad. Capital T, small t. ये हमारे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने यूज किए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेंडल ने तो सभी पे एक्सपेरिमेंट किया था, सभी के बाद उन्होंने अपने रिजल्ट दिए थे। मोस्टली हम जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें ये राउंड है, येलो है और ये जो टॉल प्लांट है, ये हमारे मोस्टली यूज होते हैं कैरेक्टर्स। तो कौन सा कैपिटल है, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, या तो ये आपको साथ के साथ होना चाहिए कि 7 कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनमें डोमिनेंट ट्रेट हमारा कौन सा है और उसमें हमारा रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। These are the 7 contrasting traits जो मेंडल ने अपने लिए यूज किए थे। तो ये हमारे मेन रीजंस हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट यूज किया, उन प्लांट में से दिस इज सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो यही रहा उसमें कि आराम से उन्हें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल। ठीक है, दिस इज